देखो न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट टॉपिक सब शुरू करोगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बात नहीं देखिए सब बोल रहे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सब जानते हो, पढ़ाया भी आपको 9th में। उसमें कुछ न्यूमेरिकली और प्रूफ नहीं, उसमें बस इतना ही कहा गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स न लगे। तो बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी वो तब तक जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं लगेगा। वो स्टेटमेंट पहला है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ या थर्ड लॉ, दोनों लॉ को अगर सही मायने में कहा जाए निकाला कहाँ से गया है तो उसी से निकाला गया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है? सेकंड लॉ है, ना कि फर्स्ट और थर्ड है। फर्स्ट डिफाइन है, थर्ड में वही है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो भी कुछ खास नहीं है। मेन जो आपका है वो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, इस पर गौर करोगे ध्यान से। उठो वहां से, बैठो यहाँ नहीं बोल रहा है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, ध्यान दो। मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का मास सपोज कीजिए अभी एम क्या है बॉडी का मास। ठीक है, बॉडी मूव कर रहा है जिस वेलोसिटी से, उसके इनिशियल वेलोसिटी को क्या मान लिए u, जिससे बॉडी चलना शुरू किया। बॉडी पर लगातार फोर्स लग रहा है, बॉडी पर लगातार फोर्स लग रहा है, चाहे वो हम लोग कह सकते हैं कि उसका एक्सीलरेट किया जा रहा है। क्या गाड़ी का इंजन गाड़ी को बढ़ाता है एक्सीलरेट करके, और एक्सीलरेशन काउंट होता है ड्यू टू फोर्स अप्लाइड बाय इंजन। लगातार फोर्स लग रहा है तो इस पर इसकी स्पीड लगातार चेंज करेगी। चेंज करते 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 इसकी स्पीड मान लो कि कितनी हो गई, इसकी स्पीड कितनी हो गई, मान लो v हो। कितने टाइम में u v हुआ, t टाइम मान ली, t टाइम के इंटरवल में इसकी स्पीड u से v हो गई। तो इसके पास अभी तो मास क्या चेंज किया, इसका क्या मास चेंज नहीं किया, मास अभी भी क्या है m का m। बोले इसके पास अभी मोमेंटम कितना है, अभी मोमेंटम है pi। pi मतलब क्या होता है, pi मींस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मतलब हो गया शुरुआत का मोमेंटम, जो कि m इनटू क्या होगा u। बॉडी की स्पीड बढ़ते बढ़ते v हो गई तो इसका मोमेंटम अब क्या हो गया फाइनल, इसको pf कहेंगे। pf क्या हो गया, pf को कहेंगे फाइनल मोमेंटम। इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू फाइनल। और मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़े थे मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू इनिशियल हो गया शुरुआत, मास इनटू फाइनल हो गया लास्ट फाइनल। ठीक है, ये तो आप सब पहले पढ़े हुए हैं। मास अगर कांस्टेंट है तब, मास चेंज नहीं कर रहा तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता है, इस पर आइएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी को हम F कर दिए, जो बॉडी पर लग रहा है, बॉडी पर फोर्स लगेगा तभी इसका U चेंज करेगा। चेंज होते होते क्या बन जाएगा, V हो जाएगा। कितने टाइम के बाद, T टाइम के बाद। तो ये आपका फोर्स लगा के सिंबल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा P,
डेल्टा पी मतलब क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी। डेल्टा टी मतलब चेंज इन टाइम, है ना। डेल्टा एस मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इस टाइप से। तो रेट मतलब हो गया टाइम से भाग देना, चेंज मतलब हो गया बदलाव, मोमेंटम में चेंज डेल्टा पी में होगी। रेट का मतलब हमेशा क्या होगा, पी से भाग देना, भाग दे दिए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट मतलब फिर बोल रहा हूं मैं, टाइम से भाग देना होता है। चेंज इन मोमेंटम मतलब वही डेल्टा पी होगा, ठीक है। मतलब ये हुआ, मान लो कि जिस समय ये चल रहा था उस समय टाइम अगर 9 बज रहा है, फाइनली जब हम ट्रीट किए 9 बजकर मान लो 5 मिनट हो गया, डेल्टा टी का मान क्या हो गया, डेल्टा टी का मान हो गया 9:05 में 9 माइनस को कितना आएगा, 5 नहीं आएगा, इसको कहेंगे T1 और ये क्या हो गया T2। मतलब यहाँ पे कहोगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1 T2 में बड़ा कौन है, बड़ा है आपका T2। तो डेल्टा T को क्या T2 माइनस T1 कहेंगे, क्या फाइनल टाइम कितना हुआ वो माइनस क्या इनिशियल टाइम। और ऊपर में डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम माइनस क्या हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। चलिए अब मान लीजिए कि आपके पास पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम क्या निकाले, एम वी माइनस इनिशियल क्या निकाले हैं, एम यू। टाइम का गैप कितना है टी लिए, यहाँ 5 मिनट है, यहाँ कितना टाइम गैप टी। एफ डायरेक्टली एम बाहर निकालेंगे बी माइनस यू बाई टी। ये सिंबल जब हटेगा तो एक कांस्टेंट लेंगे के कमांड 1 लेते हैं हमेशा इस क्वेश्चन में खास करके। v माइनस क्या हो गया u बाई टी, और v माइनस u बाई टी को क्या कहते हैं हम, एक फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ हो गया। बट एक चीज आप जान लीजिएगा, ये फॉर्मूला सही तभी होगा जब दिस फॉर्मूला इज true for us if m is constant। m क्या हुआ constant, f इक्वल टू एम ए जो फॉर्मूला है वो सही तभी माना जाएगा जब m क्या हुआ constant। चूंकि आइंस्टीन कहता है, आइंस्टीन का एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़िएगा, तो आइंस्टीन का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहता है कि अगर कोई बड़ी मोशन में है, अगर कोई बड़ी मोशन में है तो उसका मास क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। अगर कोई बड़ी मोशन में, कोई बड़ी आपके पास है, वो अगर मूव कर रहा है तो उसका मास क्या करेगा, उसका मास इंक्रीज करता है। ऐसा आइंस्टीन का रिलेटिविटी थ्योरी कहता है, ठीक है। और कैसे, तो सामने इसका प्रूफ भी है। आइंस्टीन का थ्योरी जो है उसमें एक फॉर्मूला दिया गया है, m रिक्वायर्ड मास, m नॉट इसको रेस्ट मास कहते हैं, 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, व्हाट इज m, m को जो मास आपका फाइनली होगा बड़ी के मूव करने के वक्त उसे रिक्वायर्ड मास कहेंगे। m नॉट क्या हो गया, रेस्ट मास। रेस्ट मास मतलब बड़ी अगर रुका हुआ है, बड़ी मूव नहीं कर रहा है, उस वक्त जो उसका मास है रेस्ट मास चला गया। v क्या हो गया, बड़ी की क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गया, और c क्या हो गया, लाइट का स्पीड ऑफ लाइट हो गया। c क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ध्यान देना, अगर बड़ी फास्ट मूव कर रहा है, बड़ी फास्ट मूव कर रहा है तो v का मान कुछ होगा, v में डिवाइड करोगे c से कुछ मान आएगा, मान एक से कम ही आएगा, क्योंकि v कम है, c लाइट का स्पीड बहुत बड़ा होता है। कम में अधिक से भाग लो, एक से कम मिलेगा, एक में एक से कम घटाओगे कुछ मिलेगा पॉजिटिव, और एक में एक से कम घटाओगे कुछ मिलेगा पॉजिटिव।
एम नॉट जो रेस्ट में था उसमें कुछ भाग दे रहे हो ना, भाग दे रहे हो, भाग दे रहे हो तो एम का मान कुछ चेंज होगा ना, चेंज नहीं होगा, एम का मान चेंज होगा। लेकिन वही अगर मान लिया जाए और मान लीजिए बड़ी लाइट के स्पीड से मूव कर रहा है, बड़ी लाइट के स्पीड से मूव करेगा तो v का मान इक्वल टू सी हो जाएगा, कट गया आपस में, 1 में 1 गया 0, समथिंग बाय 0 क्या इनफाइनाइट, इसका मतलब बड़ी का मास बहुत क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ से मालूम चलेगा आपको, अगर बड़ी की स्पीड बढ़ रही है, मास बढ़ रहा है ना, अगर बड़ी की स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल हो गया, उसका मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा, इनफाइनाइट माना गया उसको, ठीक है। अगर बड़ी की स्पीड लाइट के स्पीड के इक्वल हो गई तो कट 0 बाई 1 हो गई, 1 में 1 गया 0, 0 का रूट 0, समथिंग बाय 0 इनफाइनाइट, इसका मतलब बड़ी का मास बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, याद रहेगा। मतलब बड़ी का मास बढ़ता है जब बड़ी मूव करता है, तो ऐसा आइंस्टीन का थ्योरी कहता है। लेकिन उस मास को हम रियलाइज कब करते हैं, उस मास को रियलाइज तब करते हैं जब बड़ी का वेलोसिटी बहुत अधिक बढ़ता है, लगभग लाइट के कंपेरेबल, तब उसको महसूस करते हैं यहाँ मास बढ़ रहा है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, कोई पूछेगा आपसे क्या इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं रॉकेट में, रॉकेट वाले थ्योरी में इसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं कहोगे कि रॉकेट अगर मूव कर रहा है, रॉकेट में क्या यूज किया गया होगा, रॉकेट में आप सब जानते हैं फ्यूल यूज करते हैं, रॉकेट में फ्यूल यूज करते हैं, और जब रॉकेट चलता है तो उसका फ्यूल जलता है ना, फ्यूल जलता है और गैस के रूप में वो बाहर निकलता है, क्या फ्यूल घट रहा है कि बढ़ रहा है, फ्यूल घट रहा है, फ्यूल घट रहा है तो रॉकेट का मास घट रहा है कि बढ़ रहा है, मास घट रहा है, रॉकेट का मास घट रहा है, तो कहेंगे ये फॉर्मूला सही है क्या, नहीं, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है, लिख चुका हूं मैं, जब मास क्या होगा, कांस्टेंट। If mass is constant, then this formula is applicable, F equal to ma. If mass is not constant, then you have to apply what formula? Then you have to apply this formula. मास अगर कांस्टेंट है तो इसको यूज करना है, मास कांस्टेंट नहीं है तो इसको यूज करना है, ठीक है। मतलब बेसिक यही है, इसी का ये स्पेशल केस आ गया, ये स्पेशल केस में खास केस आ गया, केस खास क्या हो गया, इट इज अप्लाइड, इट इज अप्लाइड, इसको अप्लाई कब करना है, इट इज अप्लाइड इफ m इज कांस्टेंट, अगर मास बड़ी का कांस्टेंट होगा तभी इसको अप्लाई करना है, बड़ी का मास कांस्टेंट नहीं है तो उसको भूल से अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। और हम लोग यहाँ साफ देख रहे हैं कि बड़ी का मास अगर चेंज करता है, किस चीज को चेंज होने से, उसके वेलोसिटी को चेंज करने से। कौन का, आइंस्टीन का थ्योरी का, नाम क्या थ्योरी का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू m नॉट इनटू 1 माइनस 1 माइनस आ जाएगा, देखिए सर कभी पॉसिबल है स्पीड ऑफ लाइट के मतलब से कभी स्पीड ऑफ लाइट से इक्वल एस्ट्रॉइड भी उतना फास्ट नहीं मूव कर। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन differential form, in differential form, ठीक है। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या बनेगा, इस पर और गौर कीजिएगा, सिंपल ये भी है, मतलब हम सब जानते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। याद करो इसको क्या पढ़ते थे, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उस तरह से यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को dp बाय सही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को इतना भी कर सकते हैं, ठीक है। F को F छोड़ दिए, सिंबल रख गए, इसको हटाएंगे, कांस्टेंट के लेंगे, इस कांस्टेंट का मान बोलो क्या होता है 1, तो फॉर्मूला क्या होगा dv बाय dt, और p का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, m इनटू v पढ़ा है, ये हम लोग कब यूज करेंगे, इफ m इज नॉट
अगर m कांस्टेंट नहीं है तब कौन से फॉर्मूला लगाएंगे फोर्स का, वो सिखाने वाले हैं। m अगर कांस्टेंट है तब सही है, m वेरिएबल है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? m कांस्टेंट है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हम लोग? F इक्वल टू m कांस्टेंट है तो, और कांस्टेंट नहीं है तो क्या बनेगा वो प्रूफ कर रहा है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो m भी वेरिएबल, v भी वेरिएबल। याद कीजिए प्रोडक्ट रूल आपको पढ़ाए थे हम डेरिवेटिव में। डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़े होंगे कि अगर कोई दो फंक्शन है u और v का प्रोडक्ट u को छोड़ते थे, v को डिफरेंशिएट, फिर u v को छोड़ेंगे और u को हाँ इसको फॉर्मूला मैथ का वहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ u के रूप में काम कौन कर रहा है? m v तो भी आए, u मींस m को छोड़ेंगे, v मींस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को छोड़ेंगे, u मींस m को डिफरेंशिएट। सही है, यानी कि ये फॉर्मूला आपका बन गया। कब यूज करना है? इफ mass is not constant, then we have to use the formula F equals m into dv by dt plus v into dm by dt। इसको और शॉर्ट कर तो क्या कर सकते हो? अब कहोगे पार्टिकुलरली, इसको एक खास केस है, इफ मास इज कांस्टेंट, और मास कांस्टेंट होता, किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो नहीं होता। मास अगर कांस्टेंट है, ये पढ़ो कांस्टेंट मतलब मान लो 2 है, डेरिवेटिव कितना? 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0 इनटू समथिंग 0 हो गया, खत्म कहानी। F इक्वल टू क्या बन गया? m इनटू dv बाय dt। और याद करो dv बाय dt को क्या कहते हैं? एक कहते हैं थोड़ा मतलब तुमने ये सीखा कि अगर m और v वेरिएबल होगा, v तो खैर वेरिएबल होगा ही होगा हमेशा, फोर्स लग रहा है v चेंज करेगा, v तो हमेशा होगा वेरिएबल। m अगर वेरिएबल होगा तो इसको अप्लाई करना, ना कि इसको अप्लाई करना। m और कांस्टेंट होगा तो इसी से प्रूफ कर दे कैसे आए। m कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 0 इनटू समथिंग 0 हो गया, बचा ये आपके पास, इसमें dv बाय dt को ये कहेंगे m इनटू a। ठीक है, देखिए अप्लाइड फोर्स सब हो गया। तो इफ अप्लाइड फोर्स, इफ अप्लाइड फोर्स F causing, if applied force F causing accelerations ax comma ay comma az as component along x axis, y axis and z axis, then ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। अगर एक्सेलरेशन a जो है उसको 3 एक्सिस के अलाउंग तोड़ दिया जाए, तो मान लो कोई बॉडी मूव कर रहा है ऐसे करके या स्पेस से मूव कर रहा है, तो एक्स के अलाउंग भी बढ़ रहा है, वाई के अलाउंग बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है। तो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, क्या एक्स ही बढ़ रहा है उसका, वाई बढ़ रहा है, जेड बढ़ रहा है। इसका मतलब तीनों एक्सिस के अलाउंग बढ़ रहा है, मतलब तीनों एक्सिस के अलाउंग वो एक्सेलरेट कर रहा हो। तीनों एक्सिस के अलाउंग क्या मान ली उसका एक्सेलरेशन ax ay az। कैपिटल ए स्मॉल ए जो आपका टोटल एक्सप्रेशन है उसको लिख सकते हैं ax i कैप ay j कैप az, निकल सकते हैं।
तीन एक्सिस क्या होंगे, तीनों का एक्स आई कैप हो गया, वाई जे कैप हो गया, जेड क्या हो गया, तीनों का रिजल्टेंट ए हो गया। ठीक है, यहाँ तक देयरफॉर एफ, जो फोर्स का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं m इंटू ए पढ़े हैं ना वेक्टर फॉर्म में, एफ को एफ छोड़ेंगे, m को m जोड़ेंगे, ए को लिख सकते हो क्या, ax आई कैप, ay j कैप, az k कैप। ब्रैकेट को अगर तोड़ोगे m ax i कैप, m ay j कैप, m az k कैप, सही है। यहां से f वेक्टर को लिख सकते हो m इंटू ax, तो m इंटू x क्या हो गया, m इंटू a फोर्स पड़ेगा, m इंटू ax मतलब फोर्स अलोंग x एक्सिस, आई क्या बता दी बात, m इंटू ay क्या हो गया, फोर्स अलोंग y एक्सिस, ये बता दी, m az फोर्स अलोंग z एक्सिस, याद रहेगा ये फॉर्मूला होगा। मतलब कि आप फोर्स को इस तरह से कंपोनेंट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और टोटल फोर्स क्या होगा, देयरफॉर टोटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, अंडर रूट fx का स्क्वायर, fy का स्क्वायर और क्या f। ठीक है, ध्यान रखोगे ये यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स देखिए, फोर्स का फॉर्मूला m इंटू ए पढ़े हैं, मास को मापते हैं केजी में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसी को कहते हैं क्या हम लोग, इसी को बाबू कहते हैं न्यूटन, और दिखाते किससे इसको है, कैपिटल एन से। ठीक है, यस आई में हुआ, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस यूनिट में, मास ग्राम में, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, कॉल्ड इसी को डाइन कहते हैं, इसको हम लोग दिखाते हैं कैपिटल डी से या डी आई एन से। ठीक है, और ये भी आप लोग पढ़े होंगे, एक न्यूटन में 10 की पावर कितना होता है, 5 10। कैसे पता है ना, एक न्यूटन इसको कह रहे हैं, एक केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक केजी को एक केजी छोड़ दिए, इसको एक मीटर कर सकते हैं हम, केजी में कितना ग्राम, 1000 ग्राम, मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, सेकंड का स्क्वायर रह गया, बेस से और भी जाएगा, 3 तो कितना हो गया, 5 ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, इसी को कर सकते हैं क्या हम लोग, याद रहेगा। तो एक न्यूटन में 10 के बाद 5 9 होगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब एक बात और, ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, एस आई यूनिट क्या होता है, एस आई यूनिट इज के जी एफ, और सीजीएस यूनिट इज ग्राम फोर्स, क्या रहेगा, किलो ग्राम फोर्स कहेंगे एक को केजीएफ कहेंगे, सीजीएस को कहेंगे। चलो नहीं, देखो फोर्स ऑफ 72 डाइन, a force of 72 dyne is inclined to the horizontal, at 60 degree, is inclined to the horizontal at 60 degree, 60 डिग्री। ठीक है ना, find the acceleration in a mass of
find the acceleration in a mass of 9 gram 9 gram in moving in horizontal direction. क्वेश्चन को सब पढ़ लिए होंगे। देखिए एक बॉडी का मास क्या दिया हुआ है, मास मात्र 9 ग्राम है, जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 72 है, और जो फोर्स लग रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। निकालना क्या है, निकालना है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स काम किया, एफ एक्स का बोलिए एफ एक्स को लिख सकते हो एफ कॉस थीटा। पढ़ाया कभी अगर कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ किसी एंगल पे इंक्लाइंड है, जिसके साथ एंगल बनता है उसके कंपोनेंट कॉस लेते हैं, वर्टिकल को साइन लेते थे। एफ एक्स का मान निकालना ही है क्या, एफ एक्स का मान निकालना है ना। एफ का मान क्या दिया हुआ है 72, कॉस कितना हो गया 60, ये निकालना है क्या, एफ एक्स निकाल लेते हैं। 72 गुना कितना 1/2, काटें कितना आएगा 36 आया। इसका मतलब 36 डाइन फोर्स काम कर रहा है किसके अलोंग, एक्स के अलोंग। एक्स के अलोंग फोर्स काम इतना है, जस्ट पॉइंट एफ एक्स को m into x करते हैं। एफ एक्स का मान निकल गया ना, m तो कांस्टेंट ही है, एफ एक्स का मान 36 डाइन पुट करेंगे, m का मान 9 ग्राम, a का मान कितना आएगा, x का मान 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेंटीमीटर में क्यों लिए, चूंकि सारा चीज सीजीएस में ग्राम भी है, लाइन है, आंसर क्या है, ठीक है। एक फोर्स है 72 डाइन, वो अगर पूछ रहा है कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, एक्स के अलोंग कितना फोर्स काम कर रहा है वो निकाल लिए पहले, तो वहां से एक्स निकल गया। तो एक्स निकालने के लिए एफ एक्स निकालना पड़ेगा।